या डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो लास्ट पार्ट है चैप्टर का वो समझाऊंगी। और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड होगी, नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें पूरा का पूरा कंप्लीट मैं एक ही वन गो में आपको सारा चैप्टर बता दूंगी, जिससे आपको किसी भी तरह से, चाहे वो 12th का बायो का सीबीएसई का एग्ज़ाम हो या फिर नीट के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन की बात है, तो एक वन गो वीडियो में सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगा। सो लास्ट पार्ट अगर आप इस चैप्टर का देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, तो उसमें आ जाता है जीनोमिक्स। सो जीनोम इज द टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एंड दिस मीन्स टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आता है कि सारा का सारा कि कितना टोटल, अगर हम देखते हैं कि एक न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं और उनमें एक डीएनए है, पर उसमें टोटल जीन्स कितने हैं, लाइक एस्टिमेटेड है कि 25 से 30,000 तक एस्टिमेटेड जीन्स हैं। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स, सम टोटल ऑफ जीन्स विच आर प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनिज्म, दैट इज टर्म्ड एज जीनोम. So alternatively, it's a complete copy of genetic information DNA और one complete set of chromosomes. So सारा कुछ आ जाता है, या तो one complete set of chromosome जिसको आप मोनोप्लॉइड या हैप्लॉइड बोलते हैं वो, या फिर टोटल डीएनए, या फिर टोटल नंबर ऑफ जीन्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं जीनोम को। और जब हम बात करते हैं जीनोमिक्स, जीनोमिक्स क्या होती है? दिस इज द स्टडी ऑफ जीनोम्स थ्रू एनालिसिस, सीक्वेंसिंग एंड मैपिंग ऑफ द जीन्स अलॉन्ग विद द स्टडी ऑफ देयर फंक्शन। अब एनालिसिस सीक्वेंसिंग क्या? सीक्वेंस सबसे पहले क्या है, जब डीएनए में हमें पता चला कि ये सीक्वेंसेस है, तो हमें सीक्वेंस पहले नंबर पे कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, फिर कौन से सीक्वेंस कौन से जीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हो गया मैपिंग। और लास्ट में आ गया एनालिसिस कि ये जो सेट ऑफ जीन्स हैं जिनकी हमने मैपिंग कर ली है, उनका फंक्शन क्या है। सो ये जो टर्म जीनोमिक्स थी, दिस वाज क्वाइंड बाय टी.एच. रोड्रिक इन 1986। अब सीक्वेंसिंग कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में हो चुकी, लाइक यीस्ट में, ड्रोसोफिला में, माउस में, और ये सब किया गया टू डू कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिजम्स विच आर कॉमनली यूज फॉर जेनेटिक स्टडीज इन द लैब। क्योंकि लैब में जब भी कोई भी टेस्टिंग होती है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल के लिए, मेडिसिन के लिए है, चाहे वो जीन नॉकआउट जिसमें हम बीमारी का पता लगाने के लिए करते हैं, तो मोस्टली छोटा ऑर्गेनिज्म जो हम एज एन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज़ करते हैं, हम यीस्ट करते हैं, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई को करते हैं या माउस को। तो इसीलिए ह्यूमन जब कंपैरेटिव किया गया, तो इन दोनों के बीच थी, इन सब ऑर्गेनिज्म में several additional genomes are now either actively being sequenced or strongly they are considered for sequencing, like माइक्रोब्स हो गए, शायद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सीक्वेंसिंग की जा सकती, ताकि हमें पता चले कि वो कैसे इन्फेक्शन कॉज करते हैं। देन बीज, देन टोमेटोज एंड अदर क्रॉप्स आते हैं। देन दो तरह की जीनोमिक स्टडीज होती हैं, वन इज द स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, अनदर वन इज द फंक्शनल जीनोमिक्स। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में जो मैंने अभी पहले बात की, पहले सीक्वेंसिंग करते हैं, फिर मैपिंग करते हैं, फिर एनालिसिस ऑफ द जीनोम कि डीएनए जो है कौन कौन से सीक्वेंसेस से बना हुआ है, उनकी क्या लोकेशन है और उनका क्या फंक्शन है। देन फंक्शनल जीनोमिक्स अगेन डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑल द जीन सीक्वेंसेस एंड देयर एक्सप्रेशन इन द ऑर्गेनिज्म, कि ये जीन सीक्वेंसेस कौन कौन से प्रोटीन्स बनाते हैं और प्रोटीन्स कौन से एंजाइम्स बनाते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं, और उनका क्या फंक्शन है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जीनोमिक्स इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, लाइक हम इसको यूज करते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट, फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड लाइफ स्टॉक। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग acquired from genomics research can be applied in a number of different sectors like medicine, biotechnology, social science, and even for the treatment of genetic disorders by the gene therapy. जीनोमिक्स इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में जीनोमिक्स कहाँ यूज हो रही है, ताकि पहले हम जैसे हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स वगैरह करते थे, अभी क्या है, मेकिंग ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, और सो दैट उसमें हम डिजायरेबल फीचर्स जो है उनको ऐड ऑन कर सके। देन जेनेटिक मार्कर्स, दे आर ऑल्सो डिवेलप्ड इन जीनोमिक्स एंड these have some forensic applications. Then genomics are used to that leads to introduce new genes in the microbes to produce enzymes. आपने प्रोबायोटिक
मिल्क प्रोडक्ट्स सुने होंगे, देन थेरापेटिक प्रोटीन्स होंगी, देन इवन बायोफ्यूल्स होंगे। थेरापेटिक प्रोटीन्स में जैसे एंटीजेनिक प्रोटीन्स आ जाता है। इसके अलावा जैसे डायबिटीज़ के लिए जो वैक्सीनेशन बनाई ह्यूमुलिन एस, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनी है। सो जीनोमिक्स जो है उसका हर फील्ड में, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, चाहे वो आप लोग घर पे हम यूज़ करते हैं एरियल, ये सब वॉशिंग पाउडर, इनके अंदर होता है कि बायोलॉजिकल एंजाइम्स एज ए स्टेन कटर, वो सारे भी जो एंजाइम्स बनाए जाते हैं वो भी जो है जीनोम में लेवल पे चेंज करके बनाए जाते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसने ये पता लगाया कि ह्यूमन में टोटल जीन्स कितने हैं और बहुत सारी चीज़ों का डिस्कवरी किया गया। सो दिस वाज स्टार्टेड इन 1990 और अंडर द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन हुगो, एंड दिस प्रोजेक्ट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। एंड एडिशनल कंट्रीब्यूटर्स इसके साथ यूनिवर्सिटीज़ थी बहुत सारी, यूनाइटेड स्टेट्स की, इंटरनेशनल पार्टनर्स थे, यूके से, फ्रांस से, जर्मनी से, जापान, इंडिया एंड चाइना से। और ये प्रोजेक्ट 1990 में स्टार्ट होके कंप्लीट हुआ था 2003 में। एंड दिस इज एक्चुअली अ मेगा जीनोम प्रोजेक्ट एज अ मल्टीनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट। And why this was started and this was done to know about the genetic structure of the humans. अब एम क्या था मेन कि हम हर लेवल पे, न्यूक्लियोटाइड लेवल जैसे हमने ATGC ये सारे लेवल किए, हर लेवल पे हम ह्यूमन जीनोम की मैपिंग कर सके। देन टू स्टोर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम प्रोजेक्ट इन द, अब जो इंफॉर्मेशन मिली डेटाबेसेस में उनको स्टोर करके, देन टू डेवलप टूल्स एंड टेक्निक्स टू एनालाइज द डेटा, then transfer the related technologies to the private sectors like industries, then taking care of legal, ethical, social issues which may arise from the project. like हमने जैसे इस प्रोजेक्ट में उन्होंने जीन्स फाइंड आउट किए। ये कहना आसान है कि जीन्स 25-30,000 है, हर जीन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट बहुत ज़्यादा सीक्वेंसेस से बना होता है। उन सीक्वेंसेस की मैपिंग करनी, और उनको मैनुअली स्टोर नहीं किया जा सकता था, तो उसके लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की गई, डेटाबेसेस बनाए गए, उन डेटाबेसेस को स्टोर किया गया। उसके बाद फर्दर रिसर्च उसमें देखा कि प्राइवेट सेक्टर में, इंडस्ट्रीज़ में किनको, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, रिसर्च इंडस्ट्रीज़ में उनको दिया गया ताकि वो आगे देखे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या फंक्शनिंग है, कौन कौन सी डिजीज़ जो है किस वजह से हो जाती हैं। देन लीगल, एथिकल, सोशल इश्यूज में कहीं कहीं आ जाता है जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन है नेचुरल सिस्टम के अगेंस्ट है। सो इसमें फर्दर, बिकॉज जब एक बार जीन जैसे कि IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, वो अलाउड है, बट ऐसे ही MTP अलाउड है, ऐसे ही अब ट्रांसजीनिक बनाना या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना, दैट इज अलाउड, बट देयर आर सम एथिकल इश्यूज विच आर बिहाइंड दैट। तो सेम इज फॉर was there for the HGP project also. Then HGP's Human Genome Project, it was closely associated with rapid development of new area in biology that is called as bioinformatics. Bioinformatics इसलिए रखा गया क्योंकि बायोलॉजिकली हमने देखा कि सीक्वेंसिंग कैसे करनी है और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस यूज करके उन डेटाबेसेस को स्टोर करना। सो द वर्क ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हैज अलाउड रिसर्चर्स टू बिगिन टू अंडरस्टैंड द ब्लूप्रिंट in building and constructing the human genome. As researchers learn more about functions of the genes and proteins, so this knowledge will have a major impact in the field like medicine, biotech and life sciences. तो बार बार आपको हर स्लाइड में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐसा क्यों स्टडी किया गया, इसके पीछे बेसिक मोटिव क्या है, ताकि हम ये जो जीनोम लेवल से मेडिसिन या फिर बायोटेक और लाइफ साइंसेस की हेल्प से कैसे हम ह्यूमन लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। Human Genome Project was to provide a complete and accurate sequence of all total 3 billion DNA base pairs which make up the human genome, and find out estimated number of the human genome, and now around 33,000 genes have been estimated to be present in the humans. The project was also aimed to sequence genomes of several organisms, जैसे उन्होंने बैक्टीरिया में ई कोलाई को किया, नेमेटोड में सिनोर हेपेटाइटिस एलिगेंस को किया, यीस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसाई को किया, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिलो को किया, राइस और अरेबिडोप्सिस सबसे सिंपलेस्ट प्लांट है उसको, देन माउस में मस मस्कुलस को। कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसेस ऑफ दीज मॉडल ऑर्गेनिज्म, दीज आर यूजफुल फॉर द कंपैरेटिव स्टडीज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू।
देन इस वाले अगर हम टेबल में चेक करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ बड़ी थोड़ी सी बड़ी इम्पोर्टेंट हमें पता चल पा रही है। वो ये है कि चाहे ऑर्गेनिज्म बहुत सिंपल है और अगर क्रोमोसोम नंबर लाइक अगर आप फ्रूट फ्लाई में क्रोमोसोम नंबर 8 देखते हो तो 13,000 जीन्स है। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन के साथ इसको कंपेयर करो जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और 33,000, जस्ट डबल ऑलमोस्ट जो है उसमें। एक फ्रूट फ्लाई इतनी छोटी सी फ्लाई है और उसके क्रोमोसोम नंबर कम है और उसमें नंबर ऑफ जीन्स ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ह्यूमन। तो इसमें बाद में जाके पता चला कि ह्यूमन के अंदर बहुत सारे सीक्वेंसेस है जो रिपीट होते हैं जिनको हम रेपिटेटिव सीक्वेंस कहते हैं। सिमिलरली आप ह्यूमन जीनोम को कंपेयर कर सकते हो माउस से, प्लांट से, राउंड वर्म। तो इन सब से कंपेयर करके हमें पता चलता है कि उनके क्रोमोसोम चाहे कम है पर उनमें रेपिटेटिव सीक्वेंसेस ज़्यादा नहीं है। So the secret of our complexity may lie not in the number of genes, but how we use them. So it will lead to understanding of gene structure and function in other species. So since we possess many of the genes same as of the flies, roundworm and mice, so such studies they also are helpful for to understand the human evolution. देन एक बहुत बड़ा इसी की वजह से एक नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जिसको हम पढ़ सकने के बाद उसको फोरेंसिक साइंस में यूज़ किया जा रहा है, दैट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अभी जैसे है कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डिटर्मिन द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड व्हाट वी फाइंड दैट ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन जैसे क्रॉसिंग ओवर होता है अमीनो एसिड्स के टाइम पे पैटर्नल और मैटर्नल जीन्स में दे डिफर फ्रॉम आर पेरेंट्स। जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स से डिफर है रिकॉम्बिनेशन की वजह से और कई बार कभी कभी इनफ्रीक्वेंट म्यूटेशंस भी हो जाती है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जिसके कारण वेरिएशन आ जाती है। सो एवरी इंडिविजुअल दे आर हैविंग देयर ओन यूनिक जेनेटिक मेकअप एंड दिस मे बी कॉल्ड एज फिंगरप्रिंट। हर कोई इंसान जो है वो चाहे दूसरे से डिफरेंट है एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस, लेकिन उसमें किस किस लेवल पे डीएनए सीक्वेंसिंग की पोजीशनिंग में डिफरेंसेस है जिसको हम डीएनए फिंगर कहते हैं, प्रिंट बोलते हैं। और दिस टेक्निक इज डेवलप्ड टू आइडेंटिफाई अ पर्सन विद द हेल्प ऑफ डीएनए रिस्ट्रिक्शन एनालिसिस एंड नोन एज डीएनए प्रोफाइलिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एंड दिस वाज एक्चुअली फर्स्ट गिवन बाय अ ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट दैट इज जेफरीज इन 1984. DNA fingerprinting technique is based on identification of nucleotide sequence present in the wonder molecule. About 99.9% of human, हम सब अगर देखें तो हम 99.8% 9% सिमिलर है। 0.1 और 0.2% अगर डिफरेंस क्या है पोजीशनिंग का, positioning of the nucleotide sequence from person to person. In the population, every person they show usual sequence of 20 to 100 base pair which are repeated several times. 20 से 100 बेसिस ऐसे हैं कि अगर मेरे में सपोज CCA कोई बेस है और मेरे में ये फर्स्ट पोजीशन में है तो मेरी सिस्टर में ये थर्ड पोजीशन में है, किसी के फोर्थ पोजीशन में, ऐसे करके 20 to 100 बेस पेयर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं जिसकी वजह से हम डिफरेंट हो जाते हैं। और इन चीज़ों को, इन डिफरेंसेस के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं VNTR, दैट इज़ वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। Length of VNTR is different in each individual. So VNTR is actually key factor for DNA fingerprinting और DNA profiling. Now DNA fingerprinting किया कैसे जाता है? फर्स्ट स्टेप है हमारे पास ब्लड सैंपल है जैसे, सो ब्लड सैंपल से DNA आइसोलेट करना। सो DNA मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम एनी सेल और टिश्यू ऑफ द बॉडी एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू में भी हमें ब्लड, हेयर, रूट, स्किन, सीमन, सलाइवा, इन सब से हम डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं, इवन फ्रॉम बोन ऑल्सो। तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए आइसोलेट करके प्योरीफाइड फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, जो आइसोलेटेड प्योरीफाइड डीएनए होता है उसको ट्रीट करते हैं। स्पेशल एंजाइम्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो इस डीएनए को पीसीज में, फ्रेगमेंट्स में कट कर देते हैं और उसमें हमारे पास स्मॉल और डिफरेंट फ्रेगमेंट लेंथ के फ्रेगमेंट्स आते हैं। और इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं, जब ये फ्रेगमेंटेशन होता है तो इसको RFLP, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट
लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अब रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट क्यों? क्योंकि इन डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया था। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वेरिएशन। जब हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इनको कट करवाया तो जो हमें डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट्स, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स जनरेट हो जाते हैं। थर्ड स्टेप आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जो डीएनए सैंपल्स हमारे पास आए फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में आते हैं तो फिर हम एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, जिसमें इन डीएनए फिंगरप्रिंट्स, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनको लोड कर देते हैं डाई के साथ। अब ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं डीएनए बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप, और जब इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो ये एनोड जो पॉजिटिवली चार्ज है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट्स जो हैं वो मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं। सो मूवमेंट ऑफ दीज फ्रेगमेंट्स डिपेंड ऑन द लेंथ। जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होते हैं, छोटे साइज के फ्रेगमेंट्स, वो ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं, और जो लार्जर फ्रेगमेंट होते हैं वो थोड़ा स्लो मूव करते हैं। देन नेक्स्ट कम सदरन ब्लॉटिंग। अब जब हम एक जेल पे, एगरोज जेल या जेल के अंदर अगर हम इनको रखते हैं तो ये चांसेस होते हैं कि ये इससे, जब क्योंकि हमने इस कंटेनर को बफर सोल्यूशन में रखा होता है कि हमारे जो फ्रेगमेंट है बफर सोल्यूशन में ना जाए, तो इसलिए इनको एक नायलॉन मेम्ब्रेन जो है उस पर ट्रांसफ़र करना पड़ता है, और ओवरनाइट उसके साथ रखना पड़ता है उसको। उस प्रोसेस को बोलते हैं सदरन ब्लॉटिंग। अब सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब। नाउ डीएनए प्रोब क्या होता है? स्मॉल, जैसे कोई सीक्वेंस हमें नोन है, डीएनए जीन का सीक्वेंस है, तो जो नोन सीक्वेंस होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड ऑफ डीएनए बनाया जाता है, उसको डीएनए प्रोब कहते हैं। अब डीएनए प्रोब से हमने जो भी और इसको फिर फर्दर लेबल भी किया होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप के साथ। तो अब जैसे ही जेल से यहाँ पे ये नायलॉन मेम्ब्रेन पे सारे फ्रेगमेंट ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो फिर जब वो ट्रांसफ़र होता है उसके बाद हम उसको हाइब्रिडाइज में पेयरिंग होगी, हाइब्रिडाइज करते हैं डीएनए प्रोब के साथ। तो डीएनए प्रोब को जब अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस उस पूरे सारे फ्रेगमेंट्स में मिलता है, वो उसके साथ जाके अटैच हो जाता है। And then remaining single stranded DNA जो प्रो फ्रेगमेंट्स है, they are washed off. Then last में आ जाता है फोटोग्राफी, and nylon membrane और filter paper is photographed on X-ray film by autoradiography, and film is analyzed to determine the presence of hybrid DNA जिसके साथ वो प्रोब अटैच हुआ होगा। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एप्लीकेशंस क्या है? इट इज़ यूज टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ रेप एंड सम कॉम्प्लिकेटेड मर्डर केसेस, यूज टू फाइंड आउट द बायोलॉजिकल फादर or mother of both of the child in case of disputed parentage, and this is also used to find out pedigree analysis in cats, dog, horses and even in humans also. So ये पूरा स्टेप एक बार बताया गया है कि पहले सैंपल लिया, उसका आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट किया, आइसोलेशन ऑफ प्योरीफाइड डीएनए किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स आ गए, उन रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स को इलेक्ट्रोफोरेसिस पे सेपरेट किया, फिर उनको नायलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र किया बाय द प्रोसेस ऑफ सदरन ब्लॉटिंग। नायलॉन मेम्ब्रेन पे फिर रेडियो एक्टिव प्रोब डाला गया, और फिर उसकी एक्सरे फोटोग्राफी से उस जो हाइब्रिडाइज्ड प्रोब है कि वो किस फ्रेगमेंट के साथ जाके बाइंड किया है जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री है, उसको फाइंड आउट किया जाता है। So, father of DNA fingerprinting in India, and he was Dr. Lalji Singh. He was instrumental in making DNA fingerprinting mainstream in India, and for research and forensic application. He obtained DNA probe from Y chromosome of female banded crate snake. In this snake, female has XY and male has YY chromosome, and this unique segment obtained from this chromosome is bonded crate minor, and it was used to develop probe for the indigenous DNA fingerprinting technique. So, contributions of Dr. Lal Singh, that he installed several dedicated labs in this aspects of genetics such as population biology, structural biology and transgenic research, and his work in the field of DNA fingerprinting technology contributed for wildlife conservation, forensics, evolution and phylogeny. Then he established Center for DNA fingerprinting and diagnostics in late 90s, making it nodal center for DNA fingerprinting and diagnosis for all species and several diseases. Then founded labs for
conservation of endangered species also. So that's all regarding this chapter. And if still you want कि मुझे कोई बात इसमें से आपको clarity नहीं है, then you can put that your confusion, your doubts and clarifications in the comment box, and accordingly I'll revert back to you. और अब मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें कंप्लीट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर रिवीजन के लिए है, बहुत क्विक नोट्स के साथ मैं आपको इसका रिवीजन करवाऊंगी, ताकि आप इजीली जब अपना रिवाइज करें तो उसमें से देख के आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकें और इनके कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। थैंक यू।